Hello students, how are you? In our previous class we started the topic that is limiting reagent, and we discussed about that. We discussed that the limiting reagent, that means the reagent, the reactant, yeah, the reagent which completely consumed by the end of the reaction is known as limiting reagent. Okay, and the other reactant which remain unreacted, the other reagent which remain unreacted is called what? Excess reagent. Okay, we discuss about that, and we also discuss that how can we calculate or how can we find out the limiting reagent. We discussed about the one of the example, that is the reaction between the hydrogen and oxygen. Okay, now I am taking one more example to to understand more clearly about the limiting reagent. It is 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5 ऑफ आवर बुक. अपनी जो बुक है उस बुक के अंदर 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन है. 1.5 नंबर पर 1.5 पेज नंबर 22 पर, सॉरी, पेज नंबर जो 22 है उस पर 1.5 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन जो है वो अपना इसी से रिलेटेड है. क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा आप समझना. क्वेश्चन में बोल रहा है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद द 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस. 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस जो है वो 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है. दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद यू नो दैट क्या बनता है? अमोनिया. अमोनिया गैस यहां पर बनती है. ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है. तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं. सबसे पहला पूछा गया है अमाउंट ऑफ अमोनिया. कितनी अमोनिया बनी उसका अमाउंट आपको बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन. सेकेंड आपको पूछा गया है यहां पर इस रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट कौन है वो आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने यस्टरडे वाली क्लास में अपन ने कंसिडर किया था. ओके, क्लियर. तो सबसे पहले अपन यहां पर इसका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अपन केमिकल रिएक्शन को अगर अपन लिखें, क्योंकि अपने को हमेशा स्टार्ट किससे करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस एंड मेक अमोनिया. ये है अपनी रिएक्शन. इसको बैलेंस कीजिए तो दैट इज 3 एंड दैट इज 2. ओके, तो मीन्स यहां पर क्लियर दिख रहा है कि इसका 1 मोल नाइट हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल अमोनिया बना रहा है. क्लियरली विजुअलाइज है ये. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? चलिए अब यहां पर अपन फाइंड आउट करें. देखो पहले तो इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 48, तो दैट इज 28 ग्राम. हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है 2, दैट मीन्स 6 ग्राम. ओके, अमोनिया का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया 14, 17 टू दैट इज 34 ग्राम. यानी कि अगर 28 ग्राम रिएक्ट करें तो 28 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कितना बनाता है? 34 ग्राम अमोनिया बनाता है. अब अपने को ऊपर दिया हुआ किस में है? 50 किलोग्राम में. तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो. उसको क्या किया जा सकता है? ग्राम में कन्वर्ट. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? तो अपन इसको कन्वर्ट करें तो देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ. 28 ग्राम नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है. गॉट इट?
अंडरस्टैंड? तो चलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट करेगा? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। अब अपना क्या है? 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम को आप कन्वर्ट करोगी, दैट इज इतना ग्राम नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? 6/28 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजीली यू कैन डू, कन्वर्ट कर दो, या इसको थोड़ा सा और सिंपली कर सकते हैं अपन, 6/28 इंटू 50 इंटू 10⁻3, ताकि ये 10⁻3 हमारा पड़ा रहे। बाकी सारा इजी मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 3, दैट इज 14, दैट इज 7, दैट इज 25। क्लियर? इसका 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁻3 ग्राम। 10⁻3 का मतलब अपन किलोग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए, पहले तो इसको डिवाइड पूरा कीजिए। 7 1 जा 7, ओके, 10 टाइम बच गया 5, 7 7 जा फिर 1 7, तो मतलब 10.7 इंटू 10⁻3 ग्राम हाइड्रोजन अपने को चाहिए। इतनी हाइड्रोजन की अपने को रिक्वायरमेंट हमें होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? लेकिन हमारे पास है कितनी, या इसको किलोग्राम में अपन कन्वर्ट करें तो मतलब 10.7 किलोग्राम, क्योंकि इसको मैं किलोग्राम बोल सकता हूं, 1000 का मतलब किलोग्राम, हाइड्रोजन गैस अपने को रिक्वायर्ड होती है। अपने को दी हुई कितनी है? 10 किलोग्राम। तो मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? हमारे पास है कितना? बट वी हैव बट ओनली 10 किलोग्राम हाइड्रोजन इज गिवन, इतनी गिवन है। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पर? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वही खत्म होगा सबसे पहले। गॉट इट? और नाइट्रोजन क्या बन गया यहां पर? एक्सेस रिएजेंट। अब दूसरी चीज अपने को निकालनी है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। इसको आप यहां से आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन जो है, जो सबसे पहले खत्म हो रहा है, उसी को लेकर अपन निकालें। 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस जब रिक्वायर्ड रिएक्ट करता है तो वो कितना बनाता है? 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 ग्राम अगर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 34/6 ग्राम अमोनिया। और हमारे पास कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का मतलब 10 इंटू 10⁻3 ग्राम कर दूं, 10 इंटू 10⁻3 ग्राम। हाइड्रोजन अगर लिया जाए तो कितना चाहिएगा? 34/6 इंटू 10 इंटू 10⁻3 किलोग्राम अमोनिया यहां पर बनेगा। अब मैथमेटिकल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किया जा सकता है, ये 10 भी इसमें ऐड कर लो, तो ये केवल अपने को इसमें डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 6 5 जा 34, सॉरी 6 5 जा 30, बच गया कितना? 4 46, 36 6 4 4 का मतलब वापस, तो दैट इज 5.66 इंटू 10⁻4। मैंने 10 को यहां ऐड कर दिया है, किलोग्राम। अब एक 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक 10 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। गॉट इट और नॉट? तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? कर सकते हो ना बाकी इसको? क्लियर? डिवाइड अपन ने सीख किया है क्या यहां पर?
3466 सही है। फिर बुक में 5.56.1 कैसे आ रहा है? एक बार इसका थोड़ा सा आप चेक करना, कहीं पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है क्या। आई डोंट थिंक सो अपन ने कोई ऐसी मिस्टेक की है। फिर भी एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, लेकिन बुक के अंदर दे रहा है 56.1 किलोग्राम। तो एक बार आप चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशंस में अपना ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन जो अपन ने किया है उसमें कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या। एक हो सकती है जो नॉर्मली अपन कंसिडर नहीं करते, और वो है हाइड्रोजन का अमाउंट। अपन जो है हाइड्रोजन को लेके चलते हैं 1 से, हाइड्रोजन कितना लेते हैं अपन 1, और जो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो होती हैं हाइड्रोजन के लिए वो होती है 1.008। कितनी होती है? 1.008। तो वो जरूर हो सकता है कि अगर यहां पर 1.008 लेते हुए अपन करें, 1.008 लेके करेंगे तो 3 मोल का मतलब 6, फिर वो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना हो जाएगा 6.048, फिर वो यहां पर आएगा। ये हो सकता है। आप एक काम करना, इसको ये तो कर लिया अपन ने। एक काम करना, 34 को 6.048 से आप डिवाइड करके देखना, क्या आंसर 56.1 आता है क्या अपना। ओके, तो ये थोड़ा सा माइनर यहाँ पर कैलकुलेशंस का फर्क आ जाता है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। नाउ आई थिंक आपको लिमिटिंग रिएजेंट किन्हें बोलते हैं, कैसे उनको शॉर्ट आउट किया जाता है, क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अपन चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को रिलेट करता हुआ लास्ट अपना टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट के अंदर है, दैट इज रिएक्शन इन सॉल्यूशन। टॉपिक की हेडिंग है रिएक्शन इन सॉल्यूशन, और पर्टिकुलरली अपन इसमें बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो नाउ the last topic of this chapter, that is 1 minute, reaction in solution. Reactions in solution, या पर्टिकुलरली अपन बोले तो वी विल डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन टर्म को अपन यहां पे रिलेट करेंगे। गॉट इट? अंडरस्टैंड? द स्टोइकियोमेट्री and the composition of the solutions, the stoichiometry and the composition of the solutions are expressed in the terms of concentration. किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री जो है और उसका जो कंपोजिशन है, कौन रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो सभी के सभी चीजें जो हैं वो कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है। किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? कंसंट्रेशन के टर्म में अपन एक्सप्रेस करते हैं। तो अब सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मीन्स क्या होता है? कंसंट्रेशन मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in unit volume, present in unit volume, या कई बार ये भी लिखा जाता है डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है वो क्या कह लिया? डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्या बोला जाएगा उसे? कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन जो है
इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। इन दो से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। जो डिसॉल्व हो रहा है, जो घुल रहा है, वो तो है सॉल्यूट, और जो घोल रहा है, जो घोल रहा है वो है सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्विंग, जो कि डिसॉल्व हो रहा है, जो डिसॉल्व हो रहा है वो तो क्या है, वो तो क्या है, दैट इज सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व कर रहा है वो है सॉल्वेंट। गॉट इट? जैसे कि अपन बोले साल्ट प्लस वाटर, तो साल्ट क्या है, सॉल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये होते हैं सॉल्यूशंस। अच्छा सॉरी, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन जो है उन्हें दो अलग अलग तरीके से अपन एक्सप्रेस करते हैं। एक है वेट बाय वेट, एक तो क्या है, वेट बाय वेट यूनिट्स, वेट बाय वेट यूनिट्स, और दूसरी है वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स। ठीक, तो क्या है, वेट बाय वेट और दूसरी है वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स। मींस क्या है, इसका मीन्स है जो अपन सॉल्यूट है उसको, सॉल्यूशन दोनों को अपन वॉल्यूम में वेट के अंदर ही एक्सप्रेस करेंगे कि कितना ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, या कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व है। गॉट इट? और वेट यूनिट, वेट वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट को वेट में और जो सॉल्यूशन है उसे वॉल्यूम के टर्म में अपन एक्सप्रेस करते हैं। गॉट इट? क्लियर? दोनों के अंदर नॉर्मली 4 यूनिट्स यहां पर शामिल की जाती हैं, या अपन बोल सकते हैं इसमें 4 कैटेगरीज हैं जिनमें अपन कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। गॉट इट? सबसे पहले जो आती है दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन, वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन, या जिसे दूसरा नाम दिया जाता है, अभी पीछे पढ़ के भी आए अपन, मास परसेंटेज, या परसेंटेज मास, परसेंटेज मास, परसेंटेज मास कंपोजिशन, परसेंटेज मास कंपोजिशन। सेकंड आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। पहला तो था वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, थर्ड आता है पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, और फोर्थ आता है मोलैरिटी, फोर्थ आता है मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये 4 यूनिट्स आती हैं वेट बाय वेट के अंदर। वेट बाय वॉल्यूम के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहली आती है मोलैरिटी, सेकंड आती है नॉर्मलिटी, थर्ड आती है फॉर्मेलिटी, थर्ड क्या आएगी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और फोर्थ आता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो ये कुल मिलाकर जनरली 8 यूनिट्स होती हैं। दीज आर 8 यूनिट्स जिसका अपन यूज करते हैं कोई भी जो कंसंट्रेशन है उसको अपन एक्सप्रेस करने में, किसको एक्सप्रेस करने में, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में, जिनमें से अपने सिलेबस में जो है मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, सॉरी वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकंड बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, थर्ड है मोलैलिटी। ओके, 3 तो ये आएगी, और एक मोलैरिटी और है अपने,
ये 4 अपने सिलेबस में है। गॉट इट? बाकी आप बोलेंगे तो अपन पूरा डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बाकी टर्म्स को भी अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरे को मैसेज कर देना। जब ये क्लास हो जाए उसके बाद जब आपको ये वीडियो देखने को मिले तो आप मेरे को बता देना कि अपने को नेक्स्ट जो बाकी टर्म्स 4 बच गई उनको भी अगर एक्सप्रेस करना है तो आप बता देना, वो आपको वो एक और वीडियो बनाकर अपन उसमें इसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, चलिए अब सबसे पहले अपन बात करते हैं द फर्स्ट, दैट इज परसेंटेज मास कंपोजिशन। परसेंटेज मास कंपोजिशन या मास परसेंट भी बोलते हैं, की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बुक्स में इसको लिखा हुआ है मास परसेंट कंपोजिशन, तो कोई मैटर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ओके, अब ये है क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन की अपन बात करें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नॉन एज मास परसेंट कंपोजिशन। उसे क्या बोला जाता है? मास परसेंट कंपोजिशन बोलते हैं। हम अगेन रिपीटिंग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब ध्यान रखना है ग्राम में होना चाहिए, ये किलोग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नॉन एज मास परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कहा जाता है उसे? मास परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? या दूसरे टर्म में अपन ये भी बोल सकते हैं, अगर ये अपन 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात ना करें, 100 ग्राम अगर अपन ना करें तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। या तो अगर आपको 100 आपको दिया हुआ है 100, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 100 नहीं दिया हुआ, 100 से ज्यादा कम है, तो फिर कैसे निकालते हैं इसको? परसेंटेज मास जो कंपोजिशन है उसके लिए जो सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट जो मटेरियल है उसका मास, मास ऑफ सॉल्यूट, इस सॉल्यूट के मास में मास ऑफ सॉल्यूशन, उसका डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाकर अपने पास आएगा परसेंटेज में। अगर 100 दिया हुआ है तो फिर ये जरूरत नहीं है। गॉट इट? 100 नहीं दिया हुआ तब तो ये जरूरत नहीं है, तब तो सीधा सीधा आप निकाल लें। लेकिन अगर डिफरेंट दी हुई है वैल्यूज तो फिर आपको ये इसको निकालना पड़ेगा। अब जैसे अपन यहां पर इसको थोड़ा सा अगर अपन फॉर्मूले में बात करें, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाए। क्वेश्चन है अपने पास, प्रॉब्लम 1.6 है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram water। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ग्राम A को 18 ग्राम वाटर में ऐड कर सॉल्यूशन बनाया गया है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। आपको मास परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा आप निकाल सकते हैं परसेंटेज या मास परसेंटेज ऑफ E, मास परसेंटेज ऑफ E इज इक्वल्स टू मास ऑफ A डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए ए का मास कितना है? 2 ग्राम डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास। अब देखो सॉल्यूशन किन से मिलकर बना है? इन दोनों से मिलकर बना है ना,
सॉल्यूशन आपको देखो दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 2/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5, कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। अब ध्यान से इस चीज को समझना, अगर यहां पर सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है तभी आपको ऐड करना है, क्या करना है, तभी आपको ऐड करना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है तो उस कंडीशन में हमें ऐड नहीं करना। मतलब मान लो ये क्वेश्चन दिया होता 2 ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये आपको दे दिया, तो उस कंडीशन में आपको 2 + 20 नहीं करना है, उस कंडीशन में सीधा सीधा ये आएगा। सॉल्यूशन का अमाउंट बता दिया तब अपने को ये नहीं करना है, फिर डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है। और अगर सॉल्वेंट बोला हुआ है तो फिर दोनों को ऐड यहां पर करना होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये था अपना फर्स्ट, दैट इज मास परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड आता है मोल फ्रैक्शन। ये तो था अपना फर्स्ट, कौन सा, मास परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड है अपना मोल फ्रैक्शन। सेकंड वन इज मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन नेम से इंडिकेट हो रहा है, क्या है ये, जो मोल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनके रेशो यहां पर ये डिनोट करता है। It is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of mole of the solution। क्या है ये, पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स और सॉल्यूशन के टोटल मोल्स का रेशो। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। गॉट इट, अंडरस्टैंड। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं अपन एक्स से, कैपिटल एक्स से। अब इसका फॉर्मूला अपन निकालें। जैसे मान लो अपन, आपके पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, इन दोनों ने मिलकर बना रखा है सॉल्यूशन। दोनों मिले और दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, सॉल्यूशन बना रखा है। ओके, इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लेता हूं मैं Na है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Nb। कितने हो गए, Na और Nb। गॉट इट। तो अब अपन A का मोल फ्रैक्शन निकालें तो वो बराबर क्या होगा, A का मोल यानी कि Na डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल नंबर कितना हो जाएगा दोनों का, टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज Na प्लस Nb। गॉट इट। इसी तरह से अगर आपको B का निकालना है तो इज इक्वल्स टू होगा Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो यहां पर कौन कौन किसको डिनोट कर रहा है, वापस से बता देता हूं। Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Nb number of moles of B, Xa mole fraction of A and Xb that is mole fraction of B। इनको ये डिनोट करता है। Got it? Understand? ठीक है। अच्छा, यहां से कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मोल परसेंटेज क्या है। कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, आज अपने उसमें नहीं पूछते। तो उसको अगर आपको निकालना हो, जो मोल तो निकाल, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, मोल परसेंटेज पूछा जाए तो वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। उसको जब अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास क्या आता है, मोल फ्रैक्शन अपने को मिलता है। गॉट इट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, दो कंपोनेंट जो हैं
उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। कितना होता है? हमेशा 1। चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। एक्स ए एक्स बी, एक्स ए बराबर क्या हो गया? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस बी क्या हो गया? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोनों का एलसीएम क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी। इसमें क्या आ जाएगा? एन ए। इसमें क्या आ जाएगा? एन बी। तो नीचे भी एन बी, ऊपर भी एन बी, तो दोनों का टोटल कितना होगा? 1। गॉट इट? तो ये यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये इसलिए याद करना जरूरी, थोड़ा सा देख लेना। अगर आपने एक का निकाल लिया तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। दूसरे का आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकाल दोगे। भाई एक का मान लो आपका आ गया आंसर 0.4, तो डेफिनेटली दूसरा कितना बच गया? 0.6। ओके, अब एक क्वेश्चन से इस चीज को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए मिक्सचर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम वाटर। एक मिक्सचर बनाया गया है। अब ये ध्यान रखना, ये बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है, मैं मेरी तरफ से करवा रहा हूं, ठीक है? तो अच्छी तरह से इसको यहीं पे समझ लेना। 36 ग्राम वाटर, एक मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है जिसमें क्या है? 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, और थर्ड है 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब यहां पर आपको उनका ग्राम दिया गया है, मोल्स नहीं दिया गया है, तो पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल ऑफ वाटर, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा मोल ऑफ एथिल अल्कोहल, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा मोल ऑफ मैथिल अल्कोहल। गॉट इट? वाटर का आप निकालें तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास वाटर का कितना होता है? वाटर मींस H2O, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 2, तो 2 + 16 18, यानी कितने मोल आ गए इसके? 2 मोल। अब है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। गिवन कितना है? 46, 46 डिवाइड बाय, टोटल कीजिए, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12, तो 2 का मतलब 12 और 12 24। हाइड्रोजन कितने टोटल? 6। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। टोटल किया कितना हो गया? 46। 46 डिवाइड बाय 46 यानी कि 1 मोल। अब तीसरा है अपना एथिल अल्कोहल, सॉरी मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल का मतलब होता है CH3OH। हालांकि 10th में आप इनके ट्रेड नेम पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन बात करें तो 1 कार्बन का मीन्स 12, 4 हाइड्रोजन का मीन्स 4, 3 और 1 4 है ना, एक ऑक्सीजन का मतलब 16, तो कितना हो गया टोटल मिलाकर? 16 16 32। गिवन कितना है? 32, तो ये भी कितना आ गया? 1 मोल। गॉट इट? अब एक एक का अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सबसे पहले निकाले वाटर का, तो वाटर का मीन्स क्या हो जाएगा? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वाटर के मोल्स, एथिल अल्कोहल के मोल्स और मेथिनॉल या मेथिल अल्कोहल के मोल्स। कितना हो जाएगा? वाटर कितना है? 2, नीचे हो गया 2 + 1 + 1 यानी कि 2/4 यानी कि 0.5। कितना आ गया? 0.5। इसी तरह से आप निकालें एथिल अल्कोहल का, तो दैट इज Ne/NW + Ne + Nm। 1/, सीधा लिख देता हूं मैं, 4 यानी कि 0.25।
थर्ड आ गया अपने पास मेथनॉल, तो NM अपॉन NW प्लस NE प्लस NM, 1 अपॉन ये भी 4, तो ये भी कितना आ गया 0.25। वैसे थर्ड निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आप निकाल जानते हैं तीनों का टोटल कितना होता है 1, 2 का कितना हो गया 0.75, तो डेफिनेटली ये भी कितना बचता 0.25। गॉट इट। तो ये है अपना मोल फ्रैक्शन। ओके, 2 अपन ने कंसिडर कर लिए। थर्ड मोलैलिटी वो अपन करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर किसी को डाउट हो या किसी को अगर जो बचेगी 4 टर्म्स जो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे उनमें से किसी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करना हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ओके, गॉट इट, थैंक यू।